एक कहावत है, ज्ञान होने से कोई विद्वान नहीं बन जाता, और मुस्लिम स्कॉलर नदवी पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश के इस्लामिक पढ़ाई करके मलेशिया में पीएचडी कर रहे मुफ्ती शमाइल नदवी ने देश के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिसने भारत के लिए पढ़े लिखे मुसलमानों की सोच को एक्सपोज कर दिया है। देश से ज्यादा दीन पर भरोसा, संविधान से ज्यादा शरीयत पर यकीन, लोकतंत्र से ज्यादा तानाशाही ठीक। इसे कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। जिस देश, जिस संविधान, जिस लोकतंत्र ने इन जनाब को पाल पोस कर बड़ा किया, विद्वान बनने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात खुलकर बोलने का अधिकार दिया, उन्हीं नेमतों को ये मुफ्ती साहब मुसीबत बताकर दुनिया को बरगला रहे हैं। नाम है मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्लाह नदवी, पहचान इस्लामिक विद्वान। लेकिन इस इस्लामिक विद्वान का देश विरोधी ज्ञान अब सोशल मीडिया के जंगल में आग की तरफ फैल रहा है, क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी ने कह दिया है कि जो लोग देश को धर्म से बड़ा बताते हैं उनका नजरिया गलत है, और इस देश में लोगों ने गलत नजरिए से ही काम किया है। शमाइल नदवी शायद भूल गए हैं कि आज जिस दीन को ये देश से ऊपर बता रहे हैं उसकी तालीम भी उन्हें इसी देश से हासिल हुई है। आपको बता दें कि मुफ्ती शमाइल एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने दारुल उलूम नवदतुल उलेमा लखनऊ से पढ़ाई की है। उन्होंने इस्लाम की डिग्रियां हासिल की हैं, ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद तफसीर और उलूमुल कुरान में आगे की पढ़ाई की। शमाइल नदवी मुफ्ती हैं और इस्लामिक शिक्षा में से तदरीब अलल इफ्ता कहते हैं, यानी मुफ्ती साहब का सीधा सीधा कनेक्शन यूपी से भी है। और ऐसे मुफ्तियों की वजह से योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि वो और कठमुल्ला पैदा नहीं होने देंगे। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। अब योगी के प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती का ऐसा बयान सामने आया है तो मौलवी और संत समाज में भी घमासान मचा हुआ है। हम लोग भी अपने मजहब के साथ और अपने कल्चर के साथ उस शरीयत को अपना फरीज़ा मानते हैं और शरीयत ज़रूरी है। शरीयत जो है ना हमें पूरा के पूरा यानी हुक्म देती है कि शरीयत जो है ना हुक्म देती है कि संविधान को माने। दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि भारत में ही रहकर, भारत का ही खाकर और भारत में ही सब प्रकार के संसाधनों का लाभ लेने वाले लोग आज भारत के संविधान को नहीं मानते। दुर्भाग्य है, जो भी मौलवी जी ने कहा है वो उनको कोई ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का भी। ऐसे ज्ञानी लोग जो हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए और आपस में द्वेषता फैलाने का एक काम करते हैं। मुफ्ती शमाइल सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। वो इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबों की आलोचना ही करते हैं और सिर्फ इस्लाम को ही धर्म बताते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब शायद भूल रहे हैं कि ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है, जहां उनके ज्ञान को लोगों ने सर माथे पर बैठाया है। तो ऐसे भड़काऊ बातें उन्हें लोगों की नजरों से गिराने में एक पल भी नहीं लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात सनातनी आस्था की। 2026 आने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस मौके पर यूपी के धार्मिक स्थलों में जन सैलाब उमड़ता जा रहा है। अब लोग न्यू ईयर मनाने के लिए हिल स्टेशन पर ही नहीं जा रहे हैं, मंदिरों का भी वो रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से लेकर महाकाल के दरबार तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मथुरा से काशी और अयोध्या से उज्जैन तक सनातनियों का हुजूम उमड़ रहा है। शहर शहर भक्तों की श्रद्धा पूरे उफान पर है। यूपी के मंदिरों में आस्था के फूल पहाड़ का रूप ले रहे हैं। नए साल पर मंदिरों की छटा ही निराली है। जरा इन तस्वीरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखिए। तमाम भक्तों की संख्या हर रोज वृंदावन आने वाले लोगों की बढ़ रही है और सबसे लगातार यही अपील की जा रही है कि अपने साथ बीमार, बुजुर्ग और बच्चों को ना लाएं, क्योंकि जो भीड़ लगातार बढ़ रही है, लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए प्रशासन सभी से यही अपील कर रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बिहारी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर अपने अगले कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करें। लोग उमड़े चले आ रहे हैं देश के कोने कोने से कान्हा की नगरी मथुरा में। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर देखिए। जो तस्वीर नजर आ रही है उसे देख ऐसा लगता है कि मानो श्रद्धालुओं की भीड़ अनंत काल तक यूं ही चलती रहेगी।
पुराने साल का आखिरी वीकेंड है। मथुरा में भीड़ इतनी है कि आंकड़ा लाखों में जा सकता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तैयारियां दुरुस्त हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसकी निगरानी प्रशासन कर रहा है और क्राउड मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है। मथुरा के बाद वाराणसी की तस्वीर भी आप देखिए। नया साल करीब है। बाबा विश्वनाथ की धरती पर भी तैयारी पूरी कर ली गई। श्रद्धालु भोले शंकर के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। मंदिर जाने वाली हर सड़क फुल है। Varanasi culture, interesting culture, interesting experience, very interesting experience. नए साल से पहले गंगा स्नान कर महादेव का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं भक्त। आलम यह है कि शहर की सड़कों से लेकर गंगा घाट तक हर तरफ केवल हर हर महादेव का उद्घोष सुनाई दे रहा है। भीड़ को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। काशी में नए साल का जश्न शुरू हो गया है और ऐसे में यहाँ जन सैलाब उमड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने नए साल के जश्न से पहले ही तैयारियों के लिए कमर कस ली है। वहीं लाखों की भीड़ को देखते हुए काशी में सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या की हैं। रामनगरी में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। एक तरफ नया साल आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रामलला की दूसरी वर्षगांठ की तैयारी है, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रशासन का अनुमान है कि नए साल के मौके पर लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। नए साल पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने धाम में श्रद्धालुओं को ठंड से राहत देने के लिए हीटर लगाए हैं। पूजा के दौरान भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। न्यू ईयर पर भक्तों की भीड़ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा लाखों में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी देश के प्रमुख मंदिरों में भारी भीड़ आने की संभावना है। राम मंदिर की बात कर लीजिए। अयोध्या में 2 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी 2 से 3 लाख लोगों के दर्शन का अनुमान है। मथुरा करीब 1 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। वैष्णो देवी 70,000 श्रद्धालु पहुंचने की यहां पर संभावना है। नए साल से पहले रीलबाज कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर देश का कोई और राज्य, ऐसे रीलबाज हर जगह आपको मिल जाएंगे जो सड़क को सड़क नहीं फिल्म का सेट समझते हैं और गाड़ी को खिलौना। इन स्टंटबाजों को अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि योगी वाला इलाज चाहिए। ये देश की राजधानी दिल्ली की सड़क है और यहाँ मौत का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये स्टंटबाजी दिल्ली पुलिस मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रही है। आईटीओ से सराय काले खां जाने वाले रास्ते पर कार सवार युवकों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी। विंडो से लटककर रूफटॉप से आधा निकले हुए और बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट। इन रीलबाजों ने न सिर्फ अपनी जान दांव पर लगा दी बल्कि सड़क पर चल रहे लोगों को भी डर के साए में धकेल दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है 4-5 लड़के कार की खिड़की और छत पर लटके हुए हैं। जरा सा बैलेंस बिगड़ता तो ये मौज मस्ती सीधा मौत के रूप में बदल सकती थी। सोशल मीडिया का नशा इस कदर चढ़ चुका है कि अब जेल में बैठे अपराधी भी रील बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मोदी नगर थाने के अंदर से वायरल तस्वीरें कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जनता शिकायतों के लिए लाइन में खड़ी रहती है और दूसरी तरफ कस्टडी में बैठे आरोपी टशन में रील बना रहे हैं। इनके चेहरे पर न खौफ दिखता है न शर्म और वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच की बात कह रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 कोर्ट रोड पर भी यही कहानी देखने को मिली। 3 कारें और उनके दरवाजे खिड़कियों से बाहर लटकते स्टंटबाज, बीच सड़क पर हुड़दंग, ओवर स्पीड और जानलेवा स्टंट। तस्वीरें वायरल हुई, मामला पुलिस तक पहुंचा और अब एक्शन की बात कही जा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में 15 से 20 कारों के काफिले ने सड़क को रेस का ट्रैक बना दिया। किसी का दरवाजे से शरीर बाहर, कोई खिड़की पर बैठा, कोई चलता वाहन छोड़ फोटोशूट कर रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे यूपी में ऐसे रीलबाजों पर योगी फोर्स शिकंजा कसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब रुक करते हैं विवादों के शहर संभल का, जहां भाईजान की साजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खुलासा हुआ है कि संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर हंगामा मचा हुआ है उसकी आसपास की जमीन को भी भूमाफियाओं ने नहीं बख्शा, मगर अब संभल में सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है।
जिस संभल की विवादित जामा मस्जिद को लेकर खूनी विवाद हुआ, सड़कों पर गोलियां चली, गलियों में पत्थरबाजी हुई, उसी मस्जिद के पास की जमीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे का पता चला है, जहां मुसलमानों ने अवैध तरीके से मकान और दुकान बना लिया है। कल की सेना के राष्ट्रीय संयोजक ने डीएम से सरकारी जमीन पर इस अवैध कब्जे के बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने पड़ताल की तो ये बड़ा खुलासा हुआ। इस संभल की विवादित जामा मस्जिद के पास अब 8 बीघा जमीन पर विशेष समुदाय के लोगों के अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। पूरे मामले की जानकारी के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने 22 लेखपालों की टीम गठित की है, जो कि 30 दिसंबर यानी कि परसों को मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, जगह की पैमाइश करेगी और अवैध निर्माण को चिन्हित करेगी। आरोप है कि विवादित जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण की जमीन पर बने इन्हीं अवैध मकान और दुकानों की छत से दंगे के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। लेकिन अब विवादित मस्जिद के पास सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। प्रशासन ने जांच के लिए 22 लेखपाल की टीम बनाई है। ये टीम 30 दिसंबर को कब्जे की जमीन की पैमाइश करेगी। अवैध मकानों और दुकानों को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद अवैध कब्जा को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। हालांकि जब से प्रशासन ने जमीन कब्जे की जांच शुरू की है, अवैध मकानों में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। बहुत टाइम से साल गुजर गए, ये तो सैकड़ों साल पुराना गोरस्तान है। जी बताएं। ऐसा तो किसी भी चीज को कुछ भी बता दो भाई, कब्जा गैंग के लोगों के साथ प्रशासन ने मीटिंग भी की, जिसमें अवैध मकानों और दुकानों को बुलडोजर एक्शन से मटियामेट करने की बात कही है। हालांकि संभल में सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल पुराना है, लेकिन ये कब्जा उस जामा मस्जिद के पास। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में फंडा क्लियर है, क्राइम करते ही एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मुरादाबाद, बिजनौर, मथुरा और रायबरेली, 4 जिलों में एक ही संदेश, सरेंडर करो वरना बुलेट तैयार। बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा तो कानून सिर्फ चलेगा नहीं, योगी फोर्स उसका बुलेट से हिसाब भी करेगी। 7 दिन का अल्टीमेटम, सामने आ जाओ, नहीं आया तो अंजाम। मुरादाबाद में आसिम को लंगड़ा बनाया। 8 दिन की चेतावनी, सरेंडर करो, नहीं किया तो अंजाम। बिजनौर में इकराम का हाफ एनकाउंटर हुआ। 9 दिन का समय, थाने में समर्पण करो, नहीं किया तो अंजाम। मथुरा में हत्यारे का हिसाब होगा। सीएम योगी की गारंटी है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। सीएम योगी का संकल्प है, यूपी में क्राइम की कमर तोड़नी है। सीएम योगी का वचन है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध का मतलब डायरेक्ट यमराज से मुलाकात। पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। लेकिन इन हैवानों को शायद सीएम योगी का सिखाया सबक ठीक से याद नहीं रहा और इन्होंने बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की भूल कर दी। उसके बाद योगी फोर्स ने इन दोनों का 10 दिन के अंदर ही हिसाब कर दिया। योगी की पुलिस ने हिस्ट्री शीटर इकराम उर्फ भूरा का हिसाब कर दिया। खेत में काम कर रही युवती से अश्लील हरकत और विरोध करने पर उसके पिता पर जानलेवा हमले के आरोपी इकराम को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया। यानी साफ है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। यूपी में संदेश साफ है कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए योगी फोर्स की बुलेट हमेशा तैयार है और भागने की कोई जगह नहीं है। मुरादाबाद में 6 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले आसिम को पुलिस ने उसकी हैवानियत का हिसाब बुलेट से कर दिया। मथुरा में हत्या के केस में वांटेड शातिर अपराधी धर्मेंद्र योगी फोर्स की जाल में फंस गया। जब यूपी पुलिस ने उसे घेरा और सरेंडर करने को कहा तो धर्मेंद्र ने हथियार डालने की बजाय पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और एक गोली धर्मेंद्र के पैर में लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और लंगड़ा हुआ अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस से भाग रहे 2 तस्करों में से एक नफीस पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी अबरार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मामला मानिकपुर रोड का है, जहां गौ तस्करों का पुलिस पीछा कर रही थी।
गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नफीस अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय गणित ही गेम चेंजर है और इसी गणित की धुरी पर टिकी है बीजेपी की रणनीति। ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं का प्रभाव सत्ता के गलियारों में हमेशा अहम रहा है, लेकिन अब जाति आधारित बैठकों से उठी सियासी धूल पर पार्टी हाईकमान ने फुल स्टॉप लगाने का फैसला कर लिया है। पहले क्षत्रिय सम्मेलन, फिर ब्राह्मणों का सहभोज। मिशन 2027 के लिए बीजेपी का फॉरवर्ड प्लान सामने आया तो यूपी में सियासी पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सीधा बीजेपी पर हमला बोला। बिखरता समाज जो है इसको कैसे संस्कार देकर पुनः वो करने के लिए, जिसके वजह से कि विरोधी शक्तियां जो अपने देश में पनप रही हैं ये न पनपने पाए, इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन करने का काम करना चालू किए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। लेकिन मिशन 2027 के लिए अब यूपी में बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है और पीडीए की काट तलाश ली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ सभी जातियों के विधायक सांसद एक मंच पर, एक मेज पर, एक थाली में खाते दिखाई देंगे। सबसे पहले संयुक्त भोजन कार्यक्रम और उसी के साथ पार्टी की तरफ से एक बड़ा मैसेज, एकता ही एजेंडा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों को जातिगत मुद्दे पर बांटना नहीं चाहती है। इसीलिए अब ब्राह्मण विधायक की बैठक के बाद पार्टी ने ये तय किया है कि मकर संक्रांति के आसपास एक बड़ा सहभोज कराएगी, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात ऐसे बने कि यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी ने ब्राह्मण सहभोज पर नाराजगी जाहिर की और भविष्य में इस तरह के आयोजन पर कार्रवाई की हिदायत तक दे दी। हाईकमान ने मोर्चा संभाला और अब प्लान साफ है। अलग अलग सहभोज बंद, अब संयुक्त कार्यक्रम शुरू होंगे। पहले जो बैठक जाति को तोड़ने वाली मानी गई, अब वही मंच जोड़ने वाली सियासत दिखाएंगे। देखिए, जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाती। यूपी विधानसभा में 52 ब्राह्मण और 49 क्षत्रिय विधायक हैं, जिनमें भारी संख्या बीजेपी की है। 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण प्रभाव निर्णायक तो पूर्वांचल अवध में क्षत्रिय पकड़ मजबूत है। यही वजह है 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी सर्वस्पर्शी कैनवास तैयार कर रही है, ताकि विपक्ष का जातिवादी नैरेटिव यानी पीडीए काउंटर हो सके। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण विधायकों की एक साथ बैठक कराए, चाहे अलग बैठक कराए, लेकिन दूरियां हैं, एक बात तय है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति ही रास्ता दिखाती है और अब बीजेपी उसी रास्ते पर सभी जातियों की एकजुटता की परेड निकालने जा रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से लेकर एमपी तक माहौल बिगाड़ने की साजिश सामने आई है। एमपी के बड़वानी में जहां मामूली विवाद में मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया, वहीं यूपी के मिर्जापुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी ने एक हिंदू लड़के पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इनका इलाज पक्का है। राजस्थान के चौमू में करणी सेना पर पत्थरबाजी से भड़की हिंसा की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एमपी के बड़वानी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कार के टूटे शीशे, सड़क पर बिखरे पत्थर, गुस्साए लोगों की भीड़। ये तस्वीरें एमपी के बड़वानी की, जहां अराजक तत्वों ने रात में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची और शहर के शांत माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। एक पतंग को लेकर मामूली सी कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसा का भयानक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि भीड़ सड़कों पर तोड़फोड़ करने उतरी। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पूरा पुलिस फोर्स पंचायती बाड़ी पहुंच गया था, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। उस पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, कई वाहनों के शीशे टूटे हैं
फिलहाल पुलिस ने मामला पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हिंसक झड़प की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया। दो पक्षों में तनाव बढ़ा और पथराव की स्थिति हुई, तो उसमें एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखाई है, उसमें से पथराव का अपराध कायम किया। पुलिस ने उपद्रवियों की तलाश भी शुरू कर दी है। जिस इलाके में हिंसा भड़की वहां मोहन फोर्स तैनात है। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। एमपी के बड़वानी में पतंग विवाद में पत्थर चले तो यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण का मुद्दा हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच चाकूबाजी में बदल गया। मिर्जापुर में मुस्लिम युवक वारिस ने हिंदू युवक मनीष पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारिस पर हिंदू बेटियों के धर्मांतरण का आरोप है और मनीष पर कसूर ये था कि उसने वारिस की करतूत के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से वारिस को जेल जाना पड़ा था। हमलावर वारिस कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर वापस आया और मनीष से बदला लेने की फिराक में था। कल जैसे ही वारिस ने मनीष को देखा, उससे बहस करने लगा और फिर चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी वारिस का इलाज योगी स्टाइल में करने की मांग उठने लगी। हालांकि योगी फोर्स ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी वारिस को गिरफ्तार कर लिया है, मगर मामला हिंदू मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के कारण इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। लिहाजा मिर्जापुर में भारी पुलिस पर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के अजीबोगरीब तरीके अपना रहे हैं लोग चंदे के लिए मुर्गों की नीलामी कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने पालतू बत्तखों की बोली लगा रहे हैं। जानवरों को बेच करके ही लोग नई बाबरी के लिए चंदे का योगदान दे रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए मुर्गे बिक रहे हैं। भाईजान अपनी बतखों की बोली लगा रहे हैं। मकसद है बाबरी मस्जिद को जमीन पर उतारना, हुमायूं कबीर के दावे को सच साबित करना। लेकिन मस्जिद मेरा अल्लाह के घर है, वो मस्जिद आपने तोड़ा दिया, मैं इसीलिए दूसरा बार बना रहा हूं। मगर सवाल है कि ये कैसा मकसद है जिसमें भाईजान को बेजुबानों की बोली लगानी पड़ रही है। सोचिए जरा, कहां तो बाबरी के लिए लाखों करोड़ों का चंदा आ रहा था, विदेशों से फंडिंग मिल रही थी, इतने पैसे मिल रहे थे कि नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ गई थी। और कहां ये आलम है कि बाबरी के लिए मुर्शिदाबाद में मुर्गों और बतखों की मंडी लग गई। इन दो तस्वीरों को देखकर देश भर के मुसलमान कितने मायूस हो रहे होंगे। देखिए कैसे पहली तस्वीर में मुर्गे नीलाम हो रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बतखों की बोली लग रही है। आपको बता दें, ये मुर्शिदाबाद में बन रही नई बाबरी के लिए चंदा देने का नया फार्मूला है। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए कई लोगों ने चंदा दिया। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने जानवर दान कर दिए। अब बाजारों में उन्हीं जानवरों की नीलामी की जा रही है। नीलामी से आए पैसे मस्जिद निर्माण के लिए दान दिए जा रहे हैं, जिससे विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी बनवा सके और अपना सियासी सपना साकार कर सके, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सके। मगर मुर्गे और बतख बेचकर बाबरी बनाने का सपना देखने वाले हुमायूं कबीर की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। हुमायूं कबीर पर सरकारी अंगरक्षक को गाली देने का आरोप लगा है, जबकि उनके बेटे पर उसी बॉडीगार्ड की पिटाई का आरोप है। इस नए विवाद की वजह से हुमायूं कबीर के घर पुलिस पहुंच गई। उनके घर से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच के बाद उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब अभी बाबरी की नींव ठीक से पड़ी भी नहीं और हुमायूं के सिर पर मुसीबत आ गिरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ अब फाइनल फेज में। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम इस वक्त जंगलों, पहाड़ियों और बॉर्डर बेल्ट में सर्च ऑपरेशन तेज कर चुकी है। इंटेलिजेंस इनपुट साफ कहते हैं कि मुनीर के 30 से 35 आतंकी गुर्गे घाटी में छिपे हुए हैं और अब फौज का टारगेट सिर्फ एक है, ढूंढो, घेरो और खत्म कर दो।
जमीन जंगल पाताल, देश के दुश्मनों की तलाश। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ आरंभ, आतंकियों का अंजाम होगा प्रचंड। मुनीर के 35 आतंकी गुर गए, अब बच नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर की वादियों के बीच ऑपरेशन मिट्टी में मिलाव शुरू हो चुका है। ये कश्मीर में आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक ऑपरेशन है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक यहां 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी छिपे होने की संभावना है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। इनपुट के आधार पर आतंकियों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। इनका नेटवर्क, हथियार और घाटी में छिपे स्लीपर सेल सब पर नकेल कसने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां इस समय हाई अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि चनाब घाटी, जिसमें डोडा और किश्तवाड़ के इलाके पड़ते हैं, वहां पर 30 से 35 आतंकी जो हैं वो इस समय एक्टिव हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर भारतीय सेना इस समय बर्फीली पहाड़ियों में लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ इलाकों में बड़ी सुरक्षा कार्रवाई चल रही है। इंफॉर्मेशन मिली है कि घाटी में 30 से 35 आतंकी ऊंचे और बर्फीली पहाड़ी इलाकों में जाकर छिपे हुए हैं। इसी वजह से सेना ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब सर्दियों में भी बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इन इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती की गई है, पहाड़ों पर अस्थायी बेस बनाए गए हैं, सर्विलांस पोस्ट तैयार की गई हैं और ड्रोन, थर्मल इमेजर और ग्राउंड सेंसर से मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही बॉर्डर के करीब 80 से ज्यादा गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि घुसपैठ की हर कोशिश को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में इस वक्त धुंध का प्रकोप जारी है और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है और जितने भी सुरक्षा बल हैं उन्होंने जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त हम एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उसकी तरफ से एक विशेष तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष जवान जो है वो इस वक्त हर आने जाने वाला जो वाहन है उसे रोक कर उसकी तलाशी जो है वो ले रहे हैं, क्योंकि इस इलाके की बात करें तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर घनी धुंध जो है वो इस वक्त छाई हुई है। सेना ने अपने विंटर ऑपरेशंस को इसलिए भी धार दी है क्योंकि ऐसे इनपुट भी मिले थे कि आतंकी स्थानीय गांव वालों को खाने पीने की सामग्री और छिपने का ठिकाना ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। सेना की मौजूदगी से आतंकियों को अलग थलग करने की कोशिश है। कुल मिलाकर सेना की विंटर स्ट्रैटेजी साफ है, आतंकियों को छिपने नहीं देना है, ऊंचाई वाले इलाकों पर पूरी तरह कंट्रोल रखना है और सही मौके पर ज्वाइंट ऑपरेशन करके आतंक का सफाया करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो वो सबसे पहले अपनों को और अपने करीबियों को ही निकल जाता है, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मुनीर का बढ़ता ओहदा उसे जालिम और जिहादी बना रहा है और मुनीर की फौज अपने ही फील्ड मार्शल की करतूतों का शिकार हो रही है। टीटीपी, बीएलए, पीओके, इंडियन आर्मी, तालिबान फोर्स, तबाही के इस पंच ने पाकिस्तान के फौजियों का ऐसा हश्र कर दिया है कि जंग के मैदान में पहले तो वो अपनी पतलूनें छोड़कर भाग रहे हैं और फिर घर पहुंचकर फौज से ही फरार हो रहे हैं। यानी कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। एक तरफ मुनीर सारे नियम कायदे ताक पर रखकर अपनी जेब गर्म कर रहा है, जंगी मंसूबों की आड़ में डॉलर्स जुटा रहा है, तो दूसरी तरफ टीटीपी और बलोचों के हाथों पाकिस्तान की कायर फौज या तो अपनी पतलूनें छोड़कर भाग रही है या फिर जहन्नुम पहुंच रही है। मुनीर की छत्र छाया में पाकिस्तान के शूरवीरों का क्या हाल है, आप खुद सुनिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की 22% आबादी भुखमरी का शिकार है, 20% पाकिस्तानी इमरजेंसी लेवल के गरीबी से पीड़ित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 40% बच्चे कुपोषण का शिकार बताए गए हैं, लेकिन मुनीर अपनी सेना पर 20% ज्यादा खर्च कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की भगोड़ी फौज के हालात ये हैं कि 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक अलग अलग मोर्चों पर मारे जा चुके हैं, और अब तो हर पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा है कि मुल्क को इस मुनीर से आजादी ही मिल जाए। जालिम मुनीर ने इस वक्त अपने जवानों को 3 मोर्चों की जंग में इस तरह झोंक रखा है कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर पाकिस्तान को मुनीर से मुक्ति नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस मुल्क से फौज का ही नामो निशान ही मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कराची में एक रैली में शामिल हुए जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े बड़े दावे किए।
जरदारी को पीएम मोदी का रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही वाला बयान भी याद आ गया। पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जो पाकिस्तानी हुक्मरानों को आज तक याद है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। राष्ट्रपति जरदारी को ऑपरेशन सिंदूर का एक एक जख्म अच्छे से याद है, लेकिन वो शायद भूल चुके हैं कि मोदी जो कहते हैं वो करके रहते हैं। इसीलिए एक बार फिर युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। आप भी सुनिए जरदारी का ये बयान। जरदारी भारत की तरक्की और इकोनॉमी से किस कदर जलते हैं, उनके इस बयान से साफ। देखिए कैसे पाकिस्तान के अवाम के लिए मुनीर के बाद अब जरदारी भी दुश्मन बन बैठे हैं। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम के बाद भी युद्ध के लिए दोबारा ललकारने की जुर्रत कर रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान ये कैसे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के घुटने टेकने के बाद भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई रोक दी थी। लेकिन उसे यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि पीएम मोदी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है। एक और गलती पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ेगी इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है। उसके देश में रोटी के लाले पड़े हैं, लोग परेशान हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच हो या कूटनीति, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई भी मौका नहीं चूकते। जरदारी साहब उम्र के तकाजे में ये भी भूल गए कि जिनके घर कांच के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो राजनीति में आज बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।